हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो जैसा कि हम सब यूजीसी नेट की लगी हुई कहानी देख रहे थे, तो आज हम राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये आप जो भी देख रहे हैं ये दृष्टि की बुक से जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उसको हमने लिया है। तो पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन देखेंगे, इसके बाद ये महत्वपूर्ण जो कथन दिए गए हैं दृष्टि वाली बुक को उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, छोटी सी कहानी है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन राही कहानी से गलत नहीं होने पाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कहानी को, फिर दृष्टि वाली बुक में जितने भी उदाहरण दिए गए उसको देखेंगे। ठीक है, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। ठीक है, और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित है। ठीक है, हंस पत्रिका में, और सीधे साधे चित्र में 1947 में प्रकाशित हुई थी कहानी संग्रह, और पत्रिका हंस में। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखना है, हंस पत्रिका में और सीधे साधे चित्र में कहानी संग्रह में प्रकाशित है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सीधे साधे चित्र में 1947 में प्रकाशित कहानी है। ठीक है, शुरू करते हैं। राही सुभद्रा कुमारी चौहान। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई है? ये कौन कह रहा है? अनीता और राही का संवाद शुरू हो रहा है। ठीक है, कहानी में दो पात्र प्रमुख है। ठीक है, तेरा नाम क्या है? अनीता पूछती है। राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार। राही कहती है चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाच की गठरी। नाच की गठरी, कितना नाच था? होगा 5-6 सेर। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। राही ने जो चोरी की थी अनाज की गठरी, वो कितना था? तो 5-6 सेर थे। ठीक है, और सजा कितने दिन की है? साल भर की सजा उसको हुई थी चोरी करने के झुंड में। ये भी पूछा गया है, कितने साल की सजा हुई थी? साल भर की। 5-6 सेर अनाज चोरी की थी। आगे है, तो तूने चोरी क्यों की? अनीता पूछती है, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है। ये भी पूछी गई, मांगरोरी जाति राही की कौन सी जाति थी? मांगरोरी जाति की। ठीक है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ ना मिला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है किस कहानी से या किसका कथन है? राही का कथन है। पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी हुई थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की संभव है? इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। कौन कह रहा है? राही कह रही है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। अब यहाँ पर अनीता पूछी, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी। ठीक है, उसके पति को भी साल भर की सजा दी, और 109 कितने की चालान कटा था? 109 में। वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया था।
अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश की निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। एक महत्वपूर्ण है पॉइंट और पूछा गया है, ठीक है, अनीता का कथन है। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। यहां से भी महत्वपूर्ण है दोनों पॉइंट, ठीक है। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लगा दी जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। पूछा जा सकता है ये वाला कथन, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। कौन कहता है? अनीता। और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं। आगे, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति और यह सत्ता भक्ति। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसके अनुभव उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावल अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लगा रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची भक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पूछा गया है कि सच्ची देशभक्ति क्या है? गरीबों के कष्ट निवारण में। वे एक कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। वास्तविक जीवन कहाँ है? देहातों में। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। शिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल की लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है। आगे, संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सत्ता के ऊपर पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की उसे समझ नहीं। अन्यथा
मानवता से बढ़कर और कौन सा धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यह मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। आगे रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह, यहाँ पर गलत दिया है, छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। ये वो स्वप्न देख रही थी। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। आगे रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद ना खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। यहाँ पर हमने पूरी कहानी पढ़ ली। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे दृष्टि वाली बुक से जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और इसे पूरा पढ़ने पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं ये किसका कथन है। मुक्तिबोध का कथन है राही कहानी के बारे में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्या कहते हैं मुक्तिबोध। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देशभक्त सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही आकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है और एक मुक्तिबोध का कथन है। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे है संग्रह। आगे हमने देखा था ना, सीधे साधे चित्र 1947 में अंतिम कहानी संग्रह संकलित है। इसमें 14 कहानियां संकलित है। पूछी जा सकती है कितने, पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, कितनी कहानी संकलित है सीधे साधे चित्र में। तो 14 कहानियां संकलित है। देखते हैं कौन कौन सी कहानी है। रूपा, कैलाशी नानी, बियाह, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह। ठीक है, तो ये इसमें से कोई भी कहानी देकर पूछा जा सकता है। आगे है प्रतिपाद। राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेस आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। जेल का परिवेश। पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र राही और अनीता। राही मांगरोड़ी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। और अगला पॉइंट है चोरी के आरोप में जेल जाती है। अनीता कौन है? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री। अब गौड़ पात्र इसमें कौन है? पति और बच्चा। पति राही का पति जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा राही का बेटा जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष देखते हैं इसमें क्या है। संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। ये पॉइंट देकर पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, और मांगरोड़ी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है। स्त्री वेदना की झलक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग है। आगे देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। अगला पॉइंट गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीबी की समस्या का चित्रण
मानव धर्म की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इसमें से 2-4 पॉइंट देकर पूछा जा सकता है। राही 5-6 शेर अनाज की गठरी की चोरी करता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है 5-6 शेर। राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कहानी में? कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब हम इसको देखेंगे प्रमुख उद्धरण। ये कौन कहता है? अनीता का कथन है, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तभी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। राही का कथन है, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। राही का कथन है। और भीख ना मिले तो, ये अनीता का कथन, और भीख ना मिले तो। फिर राही कहती है, तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा बोझा ढोने के लिए, टोकरा लेकर वह भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। राही और अनीता के मत संवाद था। आगे, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही का कथन है। जितने भी कथन आप देख रहे हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की, यहाँ से देखिए जो डार्क दिख रहा है ना, यहाँ तक काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मजदूरी और प्रेम से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। हम सभी, कौन कहता? अनीता। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोगों को तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। ठीक है, ये वाला कथन महत्वपूर्ण है। उसके बाद विचारक की दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जीरा के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हमें बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी 4थी जेल यात्रा या हमारी 5वीं जेल यात्रा। कौन कहता? अनीता। और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अगला कथन है, अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वह कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति या सत्ता भक्ति। आगे है अगला कथन, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ये भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी करने की शिक्षा देती है। अगला कथन है, संसार की मृग मारीचिका
में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सत्ता के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य या उससे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की भी समझ नहीं, अन्यथा मान्यता से बढ़कर और कौन सा मानव धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ा और दृष्टि वाले बुक से भी जो महत्वपूर्ण तथ्य था उसको भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे।